जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जारी है। दिवाली के दिन भी सीमा पर गोले दागे जाते रहे। पाकिस्तान की मंशा थी कि सरहद पर तनाव भड़काकर वो यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर विवाद में मध्यस्थ बनाए, लेकिन ये चाल नाकाम रही। अब पाकिस्तान की संसद ने सीज फायर वायलेशन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की मुहिम चलाने का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी ओर ईरान और अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की खुराफातें जारी है। ईरान तो गुस्से में पाकिस्तान पर गोले भी दाग रहा है। आज सरहद के आर पार इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस कि आखिर क्यों भारत से लेकर ईरान तक पाकिस्तान से परेशान है। पाकिस्तान की अपने पड़ोसियों से आखिर पटती क्यों नहीं? इसे कहते हैं चोरी के बाद सीना जोरी करना। जम्मू कश्मीर सीमा पर बकरीद से पहले शुरू हुई नापाक फायरिंग दिवाली तक थमी नहीं और न ही पाकिस्तान का ये अनर्गल प्रलाप थमा कि देखो दुनिया वालों, भारत हम पर गोले बरसा रहा है। शुक्रवार को तो पाकिस्तान ने झूठ बोलने की हद ही पार कर दी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बाकायदा प्रस्ताव पारित करके भारत पर सीज फायर वायलेशन की तोहमत मढ़ी गई। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने सीनेट में कहा, हिंदुस्तान की ओर से इस साल 224 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है। पिछले एक महीने से जारी सीज फायर वायलेशन में 14 बेकसूर पाकिस्तानी मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन तक पाकिस्तान को कह चुके हैं कि वो भारत से बातचीत करके विवाद सुलझाए, लेकिन पाकिस्तान अब भी सच्चाई से आंखें चुरा रहा है। पाकिस्तानी संसद ने अब तय किया है कि दुनिया भर में डेलीगेशन भेजा जाए और भारत के खिलाफ माहौल बनाया जाए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बिना देरी किए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान भी छेड़ दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने भारत पर नया आरोप मढ़ा है। फायरिंग की आड़ में भारतीय फौज बॉर्डर पर बंकर बना रही है। ये बॉर्डर एग्रीमेंट के खिलाफ है। अब बड़ा सवाल ये है कि सरहद पर हाय तौबा मचाने की बजाय पाकिस्तान आखिर गंभीरता के साथ भारत से बातचीत क्यों नहीं करना चाहता? क्यों पाकिस्तान के नेता से लेकर आर्मी अफसर और आतंकी संगठन भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लवांगे। और यहाँ से लाखों लोग तैयार हैं जाने को उधर कश्मीर में अपने भाइयों के साथ लड़ने को तैयार हैं। पाकिस्तान से अकेले भारत ही परेशान नहीं है। सच्चाई ये है कि जितने भी देशों की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है, वो सब पाकिस्तान की नापाक हरकतों से तबाह हैं। अफगानिस्तान लगातार आरोप लगा रहा है कि तालिबान को शह देकर पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने अफगानिस्तान का माहौल बिगाड़ रखा है। अफगानिस्तान में किसी भी गुट को पाकिस्तान समर्थन नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी फौजें हर तरह के आतंक से लड़ रही हैं। वहीं ईरान का दुख भी यही है कि बलूचिस्तान से सटी उसकी सीमा में पाकिस्तान अपने सुन्नी कट्टरपंथियों की आड़ में गड़बड़ी फैला रहा है। पिछले हफ्ते तंग आकर ईरान ने पाकिस्तान पर गोले दागने शुरू किए। ये सिलसिला अभी जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की अपने किसी पड़ोसी देश के साथ पटती क्यों नहीं है? क्यों अपनी तरक्की के बारे में सोचने की बजाय पाकिस्तान पड़ोसी देशों को परेशान करने की चालें चलता रहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं कि आखिरकार भारत से लेकर ईरान तक पाकिस्तान से परेशान क्यों हैं और पाकिस्तान की अपने पड़ोसी मुल्कों से पटती क्यों नहीं है। बड़ा सवाल है। इसी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लाहौर के दिन स्टूडियो से जुड़ गए हैं हमारे साथी एंकर मोहम्मद अजीम, जो कि एंकर हैं दिन न्यूज के, और
मोहम्मद अजीम साहब, हम अपने पैनल का परिचय आपको करा देते हैं, उसके बाद आप भी अपने पैनल का परिचय करा दें, लेकिन उससे पहले आपको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे भारत की तरफ से। जी दीपक चुरसिया, आपको भी दिवाली की खुशियां मुबारक हों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिवाली के दिन लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी भी हुई और पाकिस्तानियों को शहीद भी किया गया। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे, आप अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाइएगा। बिल्कुल, और मैं ये भी बता दूं कि दिवाली के दिन पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा शेलिंग हुई है, बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी जी हैं जो कि पूर्व राजदूत हैं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जसविंदर पाल सिंह जी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह जी हैं जो कि पूर्व अधिकारी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से, और मैं मोहम्मद अजीम जी आपसे चाहूंगा कि आप अपने पैनल का तारुफ करा दें। जी दीपक चुरसिया, मेरे साथ मौजूद हैं नीलम नवाब साहिबा, मेरी को एंकर हैं और दिन न्यूज की एनालिस्ट हैं, आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड जावेद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आपके साथ कोई भी सियासतदान मौजूद नहीं है, जिससे जाहिर ये होता है कि भारत मसला कश्मीर का हल मिलिटरीली चाहता है और सियासी हल नहीं चाहता है। आप अपना सवाल। नहीं, हम बिल्कुल सियासी हल चाहते हैं, लेकिन हमने एक्सपर्ट्स को इसलिए बुलाकर रखा हुआ है ताकि हम ये एक्सप्लेन कर सके आपको कि जो कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रहा है, जो LOC पर हो रहा है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो रहा है, वो सब पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है। हम सबसे पहले ये साबित करना चाहते हैं मोहम्मद अजीम साहब। जी, आप ये साबित करना चाहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से है, लेकिन पाकिस्तान तो बार बार ये कह चुका है कि UN ऑब्जर्वर्स को दोनों अतराफ में लगा दिया जाए ताकि ये सूरत हाल वाजे हो सके। ना आप पर, हम पर इल्जाम लगाए, ना हम आप पर इल्जाम लगाए। लेकिन UN साफ साफ कह चुका है कि वो मीडिएट नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों को इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। क्यों RSN सिंह साहब? बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि मान लीजिए हमारे साथ कोई समस्या हो, लेकिन आपको तो सभी अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, बॉर्डर पे ईरान के साथ प्रॉब्लम है। अभी जो अगर आप तमाम अखबार देखें पाकिस्तान के, तो आपको इससे महसूस होगा कि कितना ज्यादा टेंशन है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे। ये उनको एक्यूज कर रहे हैं कि ईरानी आके इन्होंने इनके पोस्ट पर वो आके थोड़े देर के लिए कब्जा कर गए। इनके जो फ्रंटियर कोर के जो हेड है वो अभी वहां मिलने गए। तो क्या ये ईरान वाला मसला भी ले जाएंगे UN के पास? तो ऐसा देखिए, आप जब जियो स्ट्रेटेजिक सेंट्रलिटी की आप जो बात, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर मसला कश्मीर के हल के लिए हमने बात करना है तो फिर हम अपनी गुफ्तगू को डाइवर्ट ना करें। अभी जनाब, सवाल ये है एक अलग से प्रोग्राम किया जा सकता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं करते? आज का जो सेंट्रल सवाल ये है कि पाकिस्तान की अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं पटती, और ईरान और अफगानिस्तान उसके दो पड़ोसी हैं। मेरे ख्याल से सब्जेक्ट आपको ब्रीफ कर दिया गया होगा अजीम साहब कि पाकिस्तान की अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं पटती। तो इंडिया सेंटर के ले लेते हैं। और इसका मैं एक कारण आपको बताता हूं कि ये इनका जो पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, इन्होंने कहा कि हम ये दुनिया के सारे मुसलमानों के हम रहनुमा, हम होमलैंड है यहाँ के। तो भाई अरब तो अरब है, ईरानियन है, बाकी लोग का अपना वजूद है। इनको वजूद का प्रॉब्लम था और वही आइडेंटिटी प्रॉब्लम इनको खाए जा रही है। और इसीलिए ये आप देखिए, ये जब इन्होंने सन 50 के दशक में जस्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्रीज का मीट किया था, और उसमें किंग फरूक जो थे वो इजिप्ट के, जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इजिप्ट के उस समय किंग थे, तो उन्होंने अपने ADC को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा है, इस पर वो रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। जनरल जावेद साहब जी, हम इसके जवाब में ये कहना चाहेंगे कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, आपका एक डिनाइल क्राइसिस है। आपको उस चीज को आपको भुला नहीं पा रहे कि जो मुस्लिम सेपरेटिज्म था वो एक की है इस बड़े सगीर के लोगों के जो रहने वाले हैं। आपका झगड़ा तो बांग्लादेश जैसे मुल्क से भी रहा है और है। आपने तो नेपाल का
आपको याद है क्वारंटाइन कर दिया था। अभी अपना साइज देखिए और नेपाल का साइज देखिए। आप श्रीलंका में घुस गए थे और वहां अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करवा कर फिर आप वापस आए थे। आप अपने गिरेबान में झांकिए, पाकिस्तान को कोई इश्यू नहीं है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो आपकी क़यादत है वो एक बहुत मायोपिक किस्म की नैरो फोकस्ड और हिंदू रिवाइवलिस्ट क़यादत है, जो तारीख के अंदर छुपी हुई है, जो 5000 साल पुरानी तारीख के बोझ के नीचे दबी हुई है। हम आपको ये कहना चाहते हैं ये 2014 है और कश्मीर कश्मीरियों का है। आपकी ऑक्यूपेशन फोर्सेस को वहां से निकलना होगा और किसी किस्म की शरारत जो एलओसी के अक्रॉस जो आप कर रहे हैं ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। दीपक चौरसिया, आपके एक्सपर्ट्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर 5000 साल के ऐतिहासिक इतिहास में हम दबे हुए हैं तो इतिहास का हिस्सा पाकिस्तान भी रहा है। इस बात को भूलिएगा मत आप, इस बात को भूलिएगा मत कि पाकिस्तान और भारत एक ही मां के पेट से पैदा हुए बच्चे हैं। इस बात को भूलिएगा मत। और 65 साल ही हुए हैं जब हम अलग हुए हैं। तो अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास से दोनों निकले हुए हैं। इस बात को ना आप भूलिए ना हम भूलेंगे। तो दोनों सेम इतिहास का बर्डन लेकर चल रहे हैं। और जहां तक आपने बात करी कि हम लोग किस भुलावे के अंदर जी रहे हैं, मायोपिक देखकर जी रहे हैं, उसका जी आप करिए। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है स्पेशली इंडिया सेंट्रिक, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये आपकी फौज डोमिनेट करती है। जो भी पीस प्रोसेस दो मुल्कों के बीच शुरू होता है, बेशक अभी वो बाद में आपकी फौज कोई ना कोई कार्रवाई करके उसको निगेट कर देती है। अभी आप देखिएगा लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब गए थे और कितना अच्छा माहौल था। उसका बाद में क्या हुआ, कारगिल शुरू हो गया। अभी आप देखिएगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब यहां आए थे मोदी साहब की स्वीयरिंग सेरेमनी के ऊपर, बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, सब कुछ रहा। उन्होंने बहुत अच्छा बताया, किसी सेपरेटिस्ट से नहीं मिले, किसी हुर्रियत लीडर से नहीं मिले। मगर जब वापस पहुंचे तो बवाल मच गया। फौज ने फिर प्रेशर डाल दिया और क्या हुआ, एक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मीटिंग थी जो पाकिस्तान में थी। आपके हमारे यहां होती, आपके कोई आता तो मान लेते कि जी आपने हुर्रियत से मिलना है, मगर आपके एम्बेसडर ने यहीं से हुर्रियत से मिलना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, एलओसी फायरिंग शुरू हो गई। और पाकिस्तान आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे यूएन में गए, वहां पर ये मसला उठा दिया। और फिर क्या हुआ, एलओसी में फायरिंग शुरू हो गई। दोनों चीजें जो थी, एलओसी फायरिंग और यूएन के बीच में, दोनों नॉर्मल रूटीन है। आपको इसका कोई इंटरनेशनल लाभ नहीं मिला। फिर फौज ने क्या, पहली बार अपनी जिंदगी में हमने, हमारे टेन्योर में पहली बार मैंने देखा कि आईबी पे फायरिंग शुरू हो गई। इसको मामले को आपने इंटरनेशनल कर दिया। तो कोई भी चीज है जो आपकी, मैं नहीं कहता हूं कि हमारे दोनों जो सियासतदान है वो नहीं चाहते हैं, दे वांट, सियासतदान जो मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है तो हमारी फौज की तरफ से कोई कार्रवाई होती है। पहले आप अपने घर को देख लीजिए, जब भी मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है तो आपकी शिवसेना और जनता दल क्या करती है? शौकत बसर साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? शिवसेना क्या करती है? शिवसेना एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वजूद आधा खत्म हो चुका है इलेक्शन के अंदर। ये इसके ऊपर सुन लीजिए, दीपक मेरी भाई बात सुन लीजिए। आप कहते हैं, दीपक भाई एक बात सुन लीजिए ना, आप कहते हैं कि यूएनओ की करारदादों पे या उनको हमें एम्पायर नहीं बनाना चाहिए। आप एक काम तो कर दीजिए, आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं कि जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनको हक दे दीजिए। आपके जहन में ये क्यों गुमान हो रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ आने वाले, उनको इख्तियार दे दें कि वो जहां जाना चाहे उनको जाने दें। आप वहां पे उनकी बच्चियों का रेप कर रहे हैं, इतनी ज्यादा। ये गलत इल्जाम है, ये गलत इल्जाम है। सैलाब के वक्त जो मदद भारत ने की है, सैलाब के वक्त जो मदद भारत ने कश्मीर की है वो पाकिस्तान आजाद कश्मीर की नहीं कर पाया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की नहीं कर पाया है। वहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगे हैं, ये भी एक हकीकत है। आप सैलाब में वहां मदद नहीं पहुंचा पाए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने ये पेशकश की थी कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मदद पहुंचाने को राजी हैं। ये भी एक हकीकत है। जी दीपक चौरसिया, पाकिस्तान अपनी मदद आप कर सकता है, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि वो अपनी मदद आप करे, लेकिन आप कश्मीरियों को उनका एक हक दे दीजिए, वो है उनका हक खुद इरादियत, और उनको खुद फैसला करने दीजिए।
आप उसमें से निकल जाइए। आपके प्राइम मिनिस्टर में इतनी हिम्मत नहीं है वो कश्मीर का विजिट कर सके। इतने वसाइल मौजूद हैं कि वो अपनी मदद आप करें, लेकिन आप कश्मीरियों को उनका एक हक दे दीजिए, वो है उनका हक खुद इरादियत, और उनको खुद फैसला करने दीजिए। आप उसमें से निकल जाइए। आपके प्राइम मिनिस्टर में इतनी हिम्मत नहीं है वो कश्मीर का विजिट कर सके। वहां पर आप लोग इतना जुल्म कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं, अब जुल्म की ये स्यारात खत्म होगी। हम आपको ललकार रहे हैं, लातों के बूथ बातों से मानते, हम आपको बड़ा सख्त जवाब देंगे। देखिए, अगर अपनी भाषा पे संयम है तो आप जवाब दीजिए। आपको बोलने दीजिए थोड़ा। मैं कह रहा हूं, आपको चुनौती देता हूं, अगर आप अपनी भाषा पे संयम रखिए। वन बाय वन जवाब दे लें तो हम सुन भी पाएंगे। नहीं, वो चुनौती स्वीकार है। हमको चुनौती स्वीकार है, हमको ये चुनौती स्वीकार है। अगर आप शब्दों से ही हमला करना चाहते हैं तो हमको ये चुनौती स्वीकार है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हो जाए शौकत बसरा साहब, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हो जाए। तो करे ना। और मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं है, खुद मुख्तारी देने के लिए वो ढीठ बने हुए हैं। आप लोग जानबूझकर वहां कब्जा किए हुए हैं। अब वो दौर नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में पूरा चुनाव होता है, और आज आपको बता दूं, वहां पर आज ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक वहां पर चुनाव होंगे, और 23 तारीख को वहां पर चुनाव की जो है बाकायदा चुनाव के परिणाम आएंगे। आपको पता है वहां पर जमहूरियत है, वहां पर लोकतंत्र है, और पाकिस्तान का लोकतंत्र कैसा है इसके बारे में खुद इमरान खान बता चुके हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान का लोकतंत्र कैसा है इसके बारे में खुद इमरान खान बता चुके हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी दीपक चौरसिया, जमहूरियत को आप डिनाई करके किस तरह से कह सकते हैं कि कश्मीरियों को आपने जमहूरी हक दे दिया है? आपने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्लेबिसाइट की बात है उसको भी डिनाई कर दिया है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पब्लिकली कहा करते थे कि हक खुद इरादियत मिलना चाहिए कश्मीरियों को, वो भी आप आज तक नहीं दे पाए हैं। नीलम, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? जी दीपक, आपने कहा कि पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, तो अब तक की कॉन्वर्सेशन में जो इश्यूज उठाए गए, आपका पहला सवाल था कि पाकिस्तान के अपनी नेबरिंग कंट्रीज से ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं है, तो उस हवाले से ये कहा जाएगा कि इंडिया के अपने चाइना के साथ ताल्लुकात को आप किस तरह से देखते हैं कि जब चाइना का प्रेसिडेंट विजिट करता है तो नाश्ते पर नरेंद्र मोदी और दोनों साहिबान अपनी अपनी फौजों को बैक ऑफ करने की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के ताल्लुकात चाइना से क्यों नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा, आपने ये कहा कि आर्मी इन्वॉल्व है हमारे तमाम लाहौर एग्रीमेंट और जो शिमला एग्रीमेंट होता है, तो ये भी मैं उन साहब को क्लियर कर दूं कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहां पर पॉलिटिकली चीजों को डिसाइड किया जाता है। जहां तक कारगिल की बात है, तो पहले सियाचिन पर आप लोग आए, पहले ईस्ट पाकिस्तान का कदम आपने उठाया है, तो फिर कारगिल का शिकवा ना ही करें आप तो बेहतर होगा। तीसरा, आपने कहा कि जब सैलाब आता है कश्मीर में, मुशर्रफ से कहिएगा जो पब्लिकली कह चुके हैं कि कारगिल उन्होंने प्लान किया, इम्प्लीमेंट किया, और लेकिन आज तक वो मिला नहीं है। जब वो दिवाली पर जाते हैं, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रही थी तो पॉइंट टू पॉइंट पर ही बात करिए। जब नरेंद्र मोदी जाते हैं कश्मीर में, अभी जब वो वहां पे जाते हैं तो वहां पे क्यों कश्मीरी जो है वो स्ट्राइक कॉल करते हैं? वो किसी किस्म का कोई वार्म वेलकम नहीं करते हैं। जो 3 निकात हैं नीलम नवाब ने आपके सामने रखे हैं, शिवशंकर मुखर्जी जी जवाब देंगे, जवाब देंगे शिवशंकर मुखर्जी जी। शिवशंकर मुखर्जी जो इनके पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे उनके बातों का मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो असभ्य भाषा में अपनी बात दोहराते हैं, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू डिग्निफाई इट विद एनी कमेंट। इन लोगों की जो बात है इनमें 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं आई थिंक द जनरल उन्होंने रेफर किया बांग्लादेश के बारे में, वो मैं थोड़ा अजीब समझता हूं भारत के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, क्योंकि जिस देश ने पाकिस्तान के साथ होते हुए पाकिस्तान को छोड़ दिया और इंडिपेंडेंट अपने को कर लिया, उसका आप उल्लेख नहीं करते तो शायद अच्छा होता। आई थिंक दैट वुड, आपने एक थोड़ा ये सोचिए थोड़ा सेल्फ गोल कर लिया उस पे। पाकिस्तान के ताल्लुकात नेबरिंग कंट्रीज से बुरे हैं, क्योंकि आप सिंपल मामला ये है, बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन गूढ़ मामला ये है कि आप अपने देश में जहां बड़े मुद्दों पे आपकी आर्मी डोमिनेट करती है, आप टेररिज्म को स्टेट एसेट, स्टेट स्पॉन्सरशिप देते हैं। सारी दुनिया जानती है। अभी एक किताब निकला है जो इकोनॉमिस्ट में रिव्यू हुआ है, उसमें भी इसी का उल्लेख है। यू आर नोन एज टेररिस्तान।
आपका जो ऑब्सेशन है इंडिया के साथ, एंड आई विल गो बैक टू द टॉपिक ऑफ दिस डिबेट, इंटरनेशनलाइजिंग द इशू, यूएन में जाना, ये आप कोशिश कर रहे हैं पता नहीं 30 या 35 या 40 साल से प्रोग्रेसिवली। पहले जो 2-3 नेशन सुनते भी थे वो भी नहीं सुनते हैं। द ओनली फोरम जहां आपकी बात सुन के एक पैराग्राफ निकल आता है विच इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसका कारण तो आप जानते ही हैं। बाकी यूएन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव गुनार यारिंग ने 70s में कह दिया था कि आफ्टर द bilateral agreement at Simla and later on of course the Lahore Declaration, there is no role for the UN. आपका जो Simla agreement में you have a legally binding commitment to discuss Kashmir bilaterally. रही बात आखिर में about the talks, India has always been ready for talks. हर एक प्रधानमंत्री, हमारे पिछले प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री ने कहा है डायलॉग जरूर होगा, लेकिन आपको टेररिज्म बंद करना पड़ेगा। वहां पर मसला कश्मीर टॉक्स और टेररिज्म साथ साथ नहीं चलते। चाइना के साथ भी इन्होंने जिक्र किया। वी हैव आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स एंड दे आर बीइंग सॉर्टेड आउट थ्रू डायलॉग। 1960s के बाद से देयर हैज नॉट बीन इंट्रूजन्स हुए हैं, एक दूसरे को अक्यूज करते हैं, देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल बुलेट फायर्ड, बिकॉज वहां से टेररिज्म यहां एक्सपोर्ट नहीं होता। आई एग्री, पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। आप पाकिस्तानी लीडर्स कहते रहते हैं कि हम टेररिज्म के भी विक्टिम हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि आप विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, तो आप मदद मांगिए सारी दुनिया से, हमें टेररिज्म एक्सपोर्ट करना चाहिए। आपके पैनलिस्ट बहुत ज्यादा वक्त टेररिज्म हमारी तरफ एक्सपोर्ट करेंगे तब तक डायलॉग नहीं होगा। यही बात आपके सामने रखूंगा कि यूनाइटेड नेशन ने मसला कश्मीर को सबसे पहले तो भारत ही लेकर गया था। देखिए, अंडर द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1946 accession was left to the rulers of the princely states. The accession was to India. I'm simplifying the whole thing. If you do not accept the Indian Independence Act, then Pakistan shouldn't exist, because you were created under the India Independence Act. Therefore, the whole of Jammu and Kashmir is an integral part of India, full stop. And the only question to discuss about the Kashmir issue is the return of Pakistan occupied Kashmir to India. दुनिया में आप रहते हैं, वो तो एक ही मुद्दा रह गया। ये जो बात इंडियन पैनलिस्ट की तरफ से आई है, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो अक्रॉस द बॉर्डर पैनलिस्ट हैं, अगर उनको ज़र्ब अज़ब इस वक्त जो पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नॉर्थ वजीरिस्तान में हो रहा है, अगर मेरे सामने जो बैठे हुए हैं और पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं, तो क्या उनको ये ऑपरेशन नजर नहीं आ रहा? क्या इस ऑपरेशन को करते हुए पाकिस्तान किसी और किस्म की एडवेंचरिज्म करेगा? तो ये तो बात बिल्कुल ही इनकी मुझे आउट ऑफ प्लेस नजर आती है। नंबर 2, आप लोग बात समझते ही नहीं है। बायलैटरलिज्म का मतलब होता है कि मुज़ाकरात, डायलॉग बायलैटरली किए जाए, लेकिन जब गोली बारूद का आप एक्सचेंज करोगे, इसको आप बायलैटरलिज्म कहते हैं। गोली बारूद का एक्सचेंज कौन कर रहा है? भाई कौन कर रहा है गोली बारूद का एक्सचेंज? एक जीतेगा एक हारेगा। तो जब आप गोला बारूद फेंकोगे तो फिर हमने यूनाइटेड नेशन में जाना है। वहां जाकर कुछ नहीं होगा। बात यह है कि बांग्लादेश के लोग इस वक्त भी एक मुसलमान स्टेट बना के बैठे हैं, आपके साथ नहीं मिले, और आप बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इंटरफेयर करते हो। आपकी रॉ जो है वहां पपेट गवर्नमेंट्स इंस्टॉल करती है। हम ये काम नहीं करते। बांग्लादेश एक बार बांग्लादेश की सरकार ये सुने तो आपको आपके साथ सहानुभूति में नहीं होगी कि आपके तमाम अगर आप उनको सोचते पपेट गवर्नमेंट है। आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन आपके शहर से पकड़ा गया, और कहा आपसे सबसे बड़े कैंटोनमेंट के बीच में नहीं। ये बोलेंगे कि उसकी बॉडी कहाँ है, ये बोलेंगे उसकी बॉडी कहाँ है। लेकिन अजीम भाई, हम आएंगे मेन मुद्दे पर मुझे एक ब्रेक लेना है। अजीम भाई, हम आएंगे मेन मुद्दे पर कि आखिरकार ईरान से प्रॉब्लम क्या हो गई, कैसे ये बात प्रूव की जा सकती है? अजीम साहब, मेन मुद्दे पर हम लौटेंगे। महसूस ये होता है कि ओसामा बिन लादेन की जो बॉडी है वो इंडिया न्यूज के चैनल में कहीं दबी हुई है। एक ब्रेक हम भी ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं पटती, क्योंकि एक पड़ोसी हम भी हैं। उसके मुख्य मुद्दे से दिन न्यूज जो है लाहौर थोड़ा कतरा रहा है। कतरा क्यों रहा है ये जानेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद।
तो पाकिस्तान की अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं पटती? इसी पर हमारी बड़ी बहस है भारत और पाकिस्तान के बीच। चाहे भारत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, तीनों से नहीं पटती। और लेटेस्ट एग्जांपल ईरान का है, जहां से तनाव की खबरें आ रही है पाकिस्तान के बीच। ईरान ने मोटर शेल गिराए हैं, फायरिंग की है, एक गांव तक को बंधक बना लिया है। दिन न्यूज लाहौर से हम जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अजीम साहब हमारे साथ है। मोहम्मद अजीम साहब, आखिरकार ईरान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान ने सुन्नी विद्रोहियों को भेजकर स्मगलिंग कराई, पेट्रोलियम पदार्थों की स्मगलिंग कराई, मादक पदार्थों की स्मगलिंग कराई और मजबूरन उनको ऐसा करना पड़ा। यानी पाकिस्तान वहां पर भी गड़बड़ी फैला रहा है, ईरान में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है सुन्नी विद्रोहियों के मार्फत। आखिरकार पाकिस्तान ईरान में गड़बड़ी फैलाने की क्यों कोशिश कर रहा है? अफगानिस्तान भी आप पर यही आरोप लगाता है, भारत भी आप पर यही आरोप लगाता है। तो क्या आपने टेररिज्म को स्टेट सब्जेक्ट बना लिया है? जी दीपक, जब हम एक नुक्ता या एक मुद्दा आपके सामने रखता है, भारत भी आप पर यही आरोप लगाता है, तो क्या आपने टेररिज्म को स्टेट सब्जेक्ट बना लिया है? जी दीपक, जब हम एक नुक्ता या एक मुद्दा आपके सामने रखते हैं, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते तो आप इस बात को इतना फैला क्यों देते हैं कि कंफ्यूजन यहां पर पैदा हो जाए? ये नुक्ता सिर्फ वाजे है, जो ब्रेक पे जाने से पहले भी था, दोबारा से दोहराई देता हूं कि जब हम ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म में मसरूफ हैं, कबायली इलाकों में जो दहशतगर्द मौजूद हैं, जिन्हें न जाने किन किन ममालिक की मदद हासिल है, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम क्या ऐसा एडवेंचर कर सकते हैं कि हम अपनी मशरकी सरहद को कशीदा करें? ये मैं चाहूंगा कि आपके पैनलिस्ट इसको रिस्पॉन्ड करें। आपका असला मिल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में भी, आपका असला मिल रहा है बलूचिस्तान में भी, आपके असला मिल रहा है कराची में भी। असल तो फसाद की जड़ आप लोग हैं जो उनको असला सप्लाई करते हैं और उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जी बशर साहब, हम जवाब लेते हैं। नहीं बशर साहब, मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान और चीन का असला मिल रहा है असम में भी, पाकिस्तान और चीन का असला मिल रहा है जम्मू कश्मीर में भी, उनका असला मिल रहा है, आपका असला मिल रहा है झारखंड में भी, देश के हर अलग इलाकों में ISI का असला मिल रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन भारतीय फौजें और भारतीय खुफिया एजेंसी इतनी ताकतवर हैं कि ISI का असला तो पकड़ ही लेती हैं। ये भी हम आपको बता दें, हम दहशतगर्दी को नाकामयाब कर देते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं, सही जैसे लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ मुंबई जैसा हमला कर देते हैं। कर रहा है। मैं रिस्पॉन्ड जी सिंह साहब, मैं कह रहा था इन्होंने दीपक, क्या आप समझते हैं कि चीन आपका ज़र्बे अज़्म का इन्होंने मदद फराहम कर रहा है? इन्होंने ज़र्बे अज़्म का बात किया। देखिए सिचुएशन इन्होंने कहां तक लाया है कि आज वहां पर इनके 20 से 30 हजार सैनिक हैं, वहां पर ये ज़र्बे अज़्म में इंगेज्ड हैं। इन्होंने वहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किया है, आर्टिलरी यूज किया है। आप पूरे काउंटर इंसर्जेंसी हमारे यहां जितनी हुई है आज से 47 के बाद से आज तक, हमने आज तक कभी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने केवल स्मॉल आर्म्स का ही और मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। और आप देखिए तो ये तो आपको झांकना होगा। दूसरी चीज साहब, आप एक कश्मीर की बात करते हैं, आप देखिए, आप ये बताइए कि जो बाकी जो सूबे जो आपके साथ जुड़े थे, सिंध हुआ, पंजाब हुआ, बलूचिस्तान हुआ, जिसको आपने जैसे भी लिया हो, और उसके बाद आपका जो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन, क्या उनको आपने जुड़ने से पहले ये बोला था कि आपके हिस्ट्री में 33 साल में 22 प्राइम मिनिस्टर होंगे और 3 डिक्टेटर 32 साल तक रूल करेंगे? क्या इसी को आप सो कॉल्ड होमलैंड फॉर मुस्लिम्स बोलते हैं? क्या उनको आपने बोला था कि सवाल चना जवाब नहीं, मैं देखिए, मैं किसी और तरफ रहे हैं। मैं आप जो बार बार ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप किस उस पे बात कर रहे हैं? जो हिस्से आपने लिए उनको क्या ये बातें बताई थी कि वहां हजारा का कत्ल होगा? उनको क्या बताया था कि अहमदिया जो है यहाँ पे ये? अच्छा दीपक, आपके एक्सपर्ट की बात तो हमने सुन ली है, आपके एक्सपर्ट की बात हमने सुन ली है, और उनका दुख और दर्द जो ऑपरेशन ज़र्बे कोई कारण तो होना चाहिए ना आपका। जो हम दहशतगर्दों ये बार कश्मीर जिसका दुख उनके चेहरे पर भी है, उनकी बातों में भी है, वो दुख भी हमारे सामने है। कोई सवाल आपके पास हमारे पैनलिस्ट के लिए? हम जवाब देंगे अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं अजीम साहब, हम आपको एक बाइट सुनवाते हैं, जो बताएगा कि आपके लोग
भारत के बारे में क्या सोचते हैं, मोदी साहब के बारे में क्या सोचते हैं, और वही लोग नवाज शरीफ जी के बारे में क्या सोचते हैं, सुनकर आपको भी थोड़ा आश्चर्य भी होगा और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी बातें आपके यहाँ के लोग क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के ताहिर उल कादरी जो तहरीक मिनहाजुल कुरान के संस्थापक हैं, ये मोदी और पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में क्या सोचते हैं उसकी एक बानगी सुन लीजिए। जरा ध्यान से सुनिएगा मोहम्मद अजीम साहब, और आपके तमाम पैनलिस्ट जो हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा थोड़ा ध्यान से सुनें। ये नवाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम और वजीर आला बाहर के या पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के साथ, ये उनकी रिहाइश गाहें हैं, ये मुलाकात कर रहे हैं। अब मालूम नहीं आप पिक्चर करीब जूम इन करके बना सकते हैं। मैं एक बड़ी खास बात दिखाना चाहता हूं, एक कंपैरेटिव स्टडी है, जरा उनकी मुलाकात के ड्राइंग रूम का भी हाल देखिए। बन गई पिक्चर। अब आइए, अब फिर वो मीटिंग कर रहे हैं अपने सियासी लोगों के साथ। जरा नक्शा देखिए, शाह अब्दुल्ला के ड्राइंग रूम से किसी दर्जे कम नहीं बल्कि ज्यादा ही होगा। मलका बरतानिया से कई गुना ज्यादा होगा। सऊदी अरब के बादशाह से ऊंचा दर्जा होगा। ये है कल्चर, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। ये गरीबों की गुर्बत किस तरह दूर करेंगे, ये मजलूमों से जुल्म किस तरह दूर करेंगे, ये गरीबों की लूटी हुई दौलत से बनाए गए ड्राइंग रूम हैं। देख लिया आपने अच्छी तरह। अब जरा आ जाइए इसके मुकाबले में, ये पड़ोस का मुल्क है इंडिया। ये इंडिया के वजीर आजम है। आपको पता, अभी कल परसों चाइना के प्रेसिडेंट गए हैं इंडिया के दौरे पर, इसी हफ्ते, मालूम है या नहीं? चाइना के प्रेसिडेंट गए हैं। दिल्ली मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर उन्हें अपने घर ले गया है गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर गुजरात में उनका घर है, मोदी साहब। तो मोदी प्राइम मिनिस्टर अपने घर ले गया है, और ये चाइना का वजीर प्रेसिडेंट और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जमीन। अब जरा आ जाइए इसके मुकाबले में, ये पड़ोस का मुल्क है इंडिया। ये इंडिया के वजीर आजम है। आपको पता, अभी कल परसों चाइना के। तो सुना अजीम भाई आपने, जमीन पर तो बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, ये कहना है कादिर साहब का, और आसमान पर है नवाज शरीफ साहब। सुना भी और मुझे हंसी भी आई, और मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत जो 68 साल से जमहूरियत है, वो इतनी सादा सी बात को नहीं समझ पा रहा है कि जब कोई हुकूमत मौजूद होती है तो ऑपोजिशन उसके खिलाफ क्या क्या बात नहीं कर सकती है। दीपक चौरसिया, आप तो एक सीजन जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, और आपने 68 साल से भारत की जमहूरियत को भी देखा है कि ऑपोजिशन वहां पर अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम आयद नहीं करती है। बाहर कैफ, अगर आप समझते हैं कि ये वैलिड बात है तो मैं जनरल साहब से चाहूंगा कि जनरल साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें। मेरी बात सुन लीजिए। मोदी साहब की कोई तकरीर सुना दे जो उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान मुसलमानों के खिलाफ की। पाकिस्तान सुन तो ले, आप मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। हमारी जमहूरियत में कुछ तो खास बात होगी जो ताहिर उल कादरी को भी उसकी तारीफ करनी पड़ रही है, मोदी साहब को तारीफ करनी पड़ रही है, मोदी साहब की तारीफ करनी पड़ रही है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप भी अभी उतना ही सब्र और तहम्मुल से सुनिए जितना हम आपके रॉ का एक रिटायर्ड कर्नल जो बैठे हुए हैं वो इस किस्म की फजूलियात को पेश करते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि हम अपने आईएसआई के किसी ऑफिसर को बुलाएं तो फिर आपके रॉ का ऑफिसर बगले झांगना शुरू कर देंगे? आप किसी इंटेलेक्चुअल को बुलाया करो, रॉ के फील्ड ऑपरेटर को ना बुलाया करो। कभी आप दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं, आप छोटी छोटी बातें करें जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम तहे दिल से आप एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम फ्री एंड फेयर डिस्कशन चाहते हैं, स्वागत करेंगे वो आपको वो आपको ऐसा सबक सिखाएंगे, वो आपको ऐसा आईना दिखाएंगे कि आपको अपने चेहरे से नफरत हो जाएगी। रॉ जिस तरह इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में, रॉ इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में, रॉ इन्वॉल्व है बांग्लादेश में, रॉ इन्वॉल्व है श्रीलंका में, नेपाल में, आपने अपने हम भाइयों की जिंदगी खराब की हुई है। आप रॉ को लगाम दें। आप
आप ISI को लगाम दें, ये अदारा आपकी तबाही का बायस बनेगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू ऑल्सो कि आप ISI को डिसमेंटल कर दें। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू ऑल्सो कि आप ISI को डिसमेंटल कर दें। आपने अपने मुल्क में, अगर आप तारीख की बात करते हो, हैदराबाद दक्कन पे किसने फौज कशी की थी, जूनागढ़ के ऊपर फौज कशी किसने की है, कश्मीर में कौन फौज लेके आया था? आपको कुछ एहसास होना चाहिए। आप तारीख को सिर्फ अपनी नजर से देखते हो, आप तारीख को एक आम मुबस्सर के तौर पे देखो। हिंदुस्तान का किरदार इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद आपकी मेंटालिटी इतनी छोटी है कि आप छोटे से छोटे मुल्क को टॉलरेट नहीं करते हो। जी दीपक चौरसिया, भारत अगर आपके मुताबिक बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, 68 वर्षों से वहां पर जमहूरियत है, भारत का किरदार खित्ते में बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो हमें भारत की ऐसी छोटी छोटी हरकतें नजर आती हैं जिससे हम यहाँ पर पाकिस्तान में भी बैठकर शर्मिंदा होते हैं कि भारत इतना बड़ा मुल्क होकर ये कर क्या रहा है। हमको भी बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है कि हमारा छोटा भाई पाकिस्तान कर क्या रहा है, बड़े भाई पे ही ताबड़तोड़ हमले। आपस में जो भी दृष्टिकोण से एक दूसरे को हम देखते हैं, जितना भी फ्लॉज एक दूसरे में देखते हैं, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया जो है उसका दृष्टिकोण भी देखिए। आज पाकिस्तान की ओर जिस घृणा से देखते हैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, उससे पाकिस्तान को ये जो आप जिंगोइस्टिक बातें कर रहे हैं इसके बजाय शर्मिंदा होकर कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप सारी दुनिया के लिए पाकिस्तान नहीं है, टेररिस्तान है। यू आर द सोर्स ऑफ टेरर, यू आर अ नेशन विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस प्लेस। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप लोग टेररिज्म से लड़ाई कर रहे हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में तो एक सॉलिड वॉर हो रही है, उस पर आप जोर दे रहे हैं, उचित जोर दे रहे हैं, लेकिन दो चीजें उसमें, एक तो यही टेररिज्म आपने क्रिएट किया जो आपको बाइट कर रहा है आज, दूसरी बात साथ साथ आप वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही प्रॉब्लम है। All you have to do is stay away from terrorism. और क्या आप इस बात से वाकिफ नहीं है कि टेररिज्म एक ग्लोबल फिनोमिनन है जिससे अमेरिका, देखिए ये this argument has been flogged to death. पाकिस्तान भी उनमें से एक है और कोई सुनता नहीं है इस आर्ग्यूमेंट को। ग्लोबल टेररिज्म तो करप्शन भी है, ग्लोबल टेररिज्म एनवायरनमेंट भी है, पोल्यूशन भी है। मोहम्मद अजीम साहब, इससे आपकी बात नहीं बनती। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, दीपक जी जवाब देंगे आप? ये आर्ग्यूमेंट अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। इन डेप्थ एनालिसिस से ही पता चलता है। गुज़श्ता 10 वर्षों से एक सवाल पूछूं मैं आपसे, सिर्फ पाकिस्तान का फायदा नहीं है, उससे फायदा खित्ते का भी है। भारत को पाकिस्तान की मदद करने की बजाय यहाँ पर टांगे खींचने में लगा हुआ है। 1988-89 में क्या पाकिस्तान टेररिज्म से जूझ रहा था? 1988-89 में क्या पाकिस्तान टेररिज्म से जूझ रहा था? जी जनरल साहब, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड दिस? आपसे बात कर रहे हैं 2014 की। जनाब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप भी बड़े, मैं हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। यू लिव इन पास्ट, इट इज अ वेरी मॉर्बिड काइंड ऑफ एटीट्यूड। अरे साहब, मैं आज जूनागढ़ की बात कर रहे थे 1947 की, मैंने तो नहीं कहा यू आर लिविंग इन पास्ट। आपको याद हो कि पाकिस्तान 1988-89 में क्या आप टेररिज्म से जूझ रहे थे? ये एंटी टेरर जंग लड़ी है जब अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस आई, आईएसएफ जो 45 मुल्क थे, तो क्या पाकिस्तान को उन्होंने सबसे ज्यादा क्लोज अपना एलाई नहीं करार दिया था? आप किस इंटरनेशनल ओपिनियन की बात कर रहे हैं? क्या यही रवैया है भारत का कि वो माजी की बात करता है और माजी में रहने की कोशिश करता है? 1947 की बात आप कर रहे थे जनाब। 2020 के प्लान्स बनाने चाहिए, 2030 के प्लान्स बनाने चाहिए मिलकर, उसकी बात नहीं कर रहा है। अजीम जनरल जावेद साहब, जी मैं आपका हूँ, आप अभी जूनागढ़ की बात कर रहे थे और मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है की बात कर रहे थे। इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर दीपक आप सुकून से सुन लें बात, आप सुकून से सुन लें। आपने जो क्लिप दिखाया हमें ताहिरुल कादरी साहब का, तो ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का हुस्न है कि हर एक को अपने फंडामेंटल राइट, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने की इजाजत है। इंडियन डेमोक्रेसी अगर हम बात करें और पिछले एक हफ्ते को एनालाइज करें, तो आपके नरेंद्र मोदी जब कश्मीर में जाते हैं तो वहां के जो हुर्रियत के चेयरमैन है उमर फारूक, सैयद अली जिलानी, यासीन मलिक, उन सबको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल, उनको किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी जाती है।
आखिर नरेंद्र मोदी साहब किस किस्म की डेमोक्रेसी कश्मीर में डिलीवर कर रहे हैं? ये उनके साथ बहुत कम किया गया कर रहे हैं। आप उनको उनकी हक खुद इरादत ये उनके साथ बहुत कम किया गया। जी दीपक चुरसिया, इस पर बात की जाए। जी दीपक चुरसिया, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी जमहूरियत, और आप कश्मीरियों को हक खुद इरादियत तो देना दूर की बात, उनके लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, उनके साथ यही होगा। कैपिटल में पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट की इजाजत दी जाती है। दुनिया का बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट किया जाता है। ये हमारे मुल्क की जमहूरियत का हुस्न है। और आपके मुल्क में जमहूरियत में क्या हो रहा है, जरा ये भी बता दीजिए। लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात मत करिए, बिकॉज इजाजत नहीं दी गई थी उनको, इजाजत नहीं दी गई थी इमरान खान और उल कादरी साहब को। डेमोक्रेसी की बात अगर ना छेड़ी जाए तो अच्छा है, बिकॉज इंडिया क्रेडेंशियल्स, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स वर्सेस पाकिस्तानी डेमोक्रेसी दुनिया के सामने हंसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पाकिस्तान के मौजूद रहे हैं, एहतजाज करते रहे हैं। आप बताइए, यासीन मलिक, मीर फारूक, सैयद अली गिलानी, इनको आप इजाजत क्यों नहीं देते कि ये वहां पर अपने हक को हासिल करने के लिए कोशिश करें? मिलिट्री डिक्टेटर्स, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप करिए, जैसे जनरल मुशर्रफ थे, जियाउल हक थे, अयूब खान थे, सब थे। वी हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट बॉदर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट देयर इज। वी बॉदर दैट आपके जो आर्मी जो इंचार्ज हैं आपके देश में, वो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रही है हमारे तरफ, वो हम सहेंगे नहीं। मुशर्रफ थे, जियाउल हक थे, अयूब खान थे, सब थे। We have no problem because we don't bother about what kind of government there is. We bother that आपके जो आर्मी जो इंचार्ज हैं आपके देश में, वो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रही है हमारे तरफ, वो हम सहेंगे नहीं। टॉक्स की बात जहां तक रही, जरूर होगा। आप आतंकवाद छोड़िए, टॉक्स के लाइन पे आइए। इंडिया हैज ऑलवेज बीन रेडी कर रहे हैं। आप डेमोक्रेसी की बात प्लीज मत करिए, इट इज अ जोक। कश्मीर का बताइए। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर जाते हैं तो यासीन मलिक, मीर फारूक का हाउस अरेस्ट क्यों किया जाता है? आप बताइए। अगर आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद देखिए, इंडियाज डेमोक्रेसी इज अंडरलाइंड बाय द वर्ल्ड। महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। क्योंकि वो लोकतंत्र के समर्थक है। ऐसे लोग ये हैं जो लोकतंत्र के समर्थक नहीं है, और जो लोग लोकतंत्र के समर्थक नहीं है, भारतीय लोकतंत्र में उनकी कोई जगह नहीं है। मोहम्मद अजीम साहब, ये भारतीय लोकतंत्र में बड़ा क्लियर है, और ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि भारतीय लोकतंत्र में जो आस्था रखता है, लोकतंत्र उसको सर माथे बिठाता है, और भारतीय लोकतंत्र में जो आस्था नहीं रखता है, उसको सर माथे नहीं बिठाया जा सकता। मोहम्मद अजीम साहब, लास्ट टाइम भी 15 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने अपनी डेमोक्रेसी की बात किया था। दीपक, मैंने आपसे पूछा था कि एक कंट्री आपके अलावा आजादी हासिल करने वाले लोगों को टेररिस्ट समझते हैं, यही आपका मसला है। नहीं, किस चीज की आजादी? किस चीज की आजादी? अभी तो हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कराना है जनाब। अगर कोई मसला बचा है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आजादी का मसला बचा है। अब ये मसला नहीं है कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया जाए या कश्मीर के लोगों को आजादी दे दी जाए। मसला ये बचा है कि कश्मीर के लोगों को आगे बढ़ाना है, जो कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कराना है। उधर के लोगों को ये पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है, भारत की पूरी पार्लियामेंट का 51 रेजोल्यूशन है। देखिए दीपक, पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है, भारत की पूरी पार्लियामेंट का 51 रेजोल्यूशन है। दीपक, मेरे ख्याल में आप लोगों की इन बातों पे मुझे नहीं समझ आता हम लोग रोए या हंसे। मेरे ख्याल में सियालकोट जो मर्जी है वो करे। बोले आप लोगों की अकल काम करना छोड़ गई है। जो मर्जी है वो करे जनाब। अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है, सुन ले। आप जो मर्जी है वो करें आप, और काश पाकिस्तान में फैसला कर पाते। आप खुदारा, आप एंटरटेनमेंट शो नहीं है, आप लोग स्ट्रीट। सुन ले दीपक, आप ये बेहतर किया करें कि लोगों को ना बुलाया करें प्रोग्राम में, आप टेप चला दिया करें। वही जो इल्जाम 2-3 दोहराते हैं, वही दोहराते रहते हैं आप। अब आप तो नया इल्जाम दोहराता था, ईरान वाला आप बात करने को राजी नहीं है। बल्कि आप लोग, मैं तो नया मुद्दा लेकर आया था, आप बात करने को राजी नहीं है। कर रहे हैं आप ईरान वाले मुद्दे पर बात करने को राजी नहीं है। दीपक चुरसिया, जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, वहां के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उनके तमाम अहकामात चलते हैं। हमारे तो ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि वहां के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो मोदी साहब से थर थर कांपते हैं। ये है आपकी डेमोक्रेसी? नहीं, हमारी डेमोक्रेसी कैसी है इसके क्रेडेंशियल्स पूरी दुनिया जानती है। हमको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उसके लिए। आप मुझे अपनी कंट्री के अलावा
कोई एक इसी कंट्री का नाम बता दीजिए ना, मोदी से आप गवर्नमेंट के इतने कूद है, कोई आपकी डेमोक्रेसी टिकने नहीं देती आपकी फौज। जब कोई टिकता है उसमें कू हो जाता है। मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक भी कंट्री का नाम बताइए साहब। हम तो ये दावा ही नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में जमहूरियत 68 साल तक अभी तो मोहतरमा आपकी बोल रही थी कि हमारी जमहूरियत सबसे अच्छी है, जहां नरेंद्र मोदी की मर्जी के बगैर कुछ होता ही नहीं है। भाई वो हमारे वजीर आजम है, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ जैसे सेनाध्यक्ष की मर्जी से कुछ नहीं होता, आपके यहाँ आर्मी चीफ की मर्जी से कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की मर्जी से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ असली जमहूरियत है, आपके यहाँ नकली जमहूरियत है। और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, भारत ने चुना है उनको। मैं आपको याद कराऊं जी, नरेंद्र मोदी, आपको याद होना चाहिए कि आपके आर्मी चीफ आपकी जमहूरी हुकूमत की मर्जी के खिलाफ सियाचिन पर काबिज हुए थे। ये आपके ही जो राइटर्स हैं वो इस हवाले से बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी की बात मत उठाइए, पाकिस्तानी इंटरलॉक्यूटर को डेमोक्रेसी की बात नहीं उठानी चाहिए और हजारों सिखों को कत्ल कर दिया, कत्लेआम किया। कौन सी जमहूरियत है आपकी? मैं तो जो है, प्लीज डोंट टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। मोहम्मद अजीम साहब, बस दीपक आप ज़हनी तौर पर तैयार रहे, कश्मीर अब पाकिस्तान लेगा, कश्मीर हम अब नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत हो तो लेके दिखा दीजिए, अब कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। ये हमारा मैसेज सुन लिया। वक्त हमारे पास कम है, अगर आप कहें तो हमारे पास दीपक चुरसिया कुछ सजेशन है आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में। अगर आप चाहें तो इसी अंदाज से हम बात कर सकते हैं जिस तरह आज के प्रोग्राम में बात हुई है। और ये भी आप पर है कि हम पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका दुश्मनों को आइडेंटिफाई करके उनसे लड़ने की बात करें। पाकिस्तान और भारत किस वजह से सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें और उसके रेजोल्यूशन की तरफ हम जाएं। ये चॉइस आपकी है कि आपने इसी अंदाज से अगले प्रोग्राम में बात करनी है। नहीं, अगर आपके पैनलिस्ट इस अंदाज में बात करेंगे तो हम भी इसी अंदाज में बात करेंगे और पाकिस्तान और भारत के जो मुश्तरका मसाइल हैं उसको हल करने की बात करें। मोहम्मद अजीम साहब, ये दोनों तरफ की बात है, अगर दोनों तरफ इस तरह से बात करेंगे तो हम भी इसी तरह से बात करेंगे। होगा तो फिर यहाँ से भी अंदाज यही रहेगा, आप गोलाबारी करेंगे तो हमारी तरफ से भी होगी। दरअसल चक्कर ये है ना, टेलीविजन पर हम गले नहीं मिल सकते। आपका इरादा क्या है? अगले प्रोग्राम की कमी को जज्बाती गुफ्तगू से पूरा नहीं करना चाहिए। मेरे पास तो लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे थे, हम आपके इंडिया की डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज के राइट्स की बात कर लेते हैं। नीलम, मुझे फैक्चुअल गुफ्तगू करने दें। दीपक साहब, ये बताइएगा कि अभी जो आपके रीसेंट महाराष्ट्र स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं उसमें मुसलमानों की आबादी 11% है, उसमें टोटल बीजेपी की 280 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 2 मुसलमान कैंडिडेट क्यों नजर आते हैं? क्या आपकी जमहूरियत में मुसलमानों को कॉर्नर करना जो है वो उसकी पॉलिसी कहा जाता है? ये फिजूल के आंकड़े आप 1 सेकंड, ये फिजूल के आंकड़े आप छोड़िए। आप जितना मर्जी रिसर्च कर लेंगे अबाउट माइनॉरिटी राइट्स आर गारंटीड इन अ डेमोक्रेसी। यू डू नॉट नो अबाउट डेमोक्रेसी। दिस नेशन हैज डिफाइंड डेमोक्रेसी फॉर 67 ईयर्स। तो मैं बार बार कह रहा हूं डेमोक्रेसी की बात मत छेड़िए, क्योंकि जो भी व्यूअर है पाकिस्तान में भी जो व्यूअर हैं वो भी हंस रहे होंगे। आपको मालूम नहीं है, आपकी पाकिस्तान में भी जो व्यूअर है वो हंस रहे होंगे। नीलम, मेरे पास आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन मिलिट्री के जैकबूट के नीचे रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की पूरी रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़कर सुना सकता हूँ। लेकिन नीलम, अफसोस की मेरा वक्त खत्म हो गया है, अफसोस की मेरा वक्त खत्म हो गया है। जो है मुझे यही रुकना होगा नीलम, लेकिन अगली बार जो गुफ्तगू होगी। जी दीपक चुरसिया, आपकी जो जमहूरियत है इस पर भी बाकायदा बात हो सकती है अगले प्रोग्राम्स में, और आपकी जमहूरियत के जो शाहकार हमारे सामने नजर आते हैं उस पर भी हम यकीनी तौर पर तज़किरा कर रहे हैं। वक्त अब बिल्कुल खत्म होने को है और दीपक अगले प्रोग्राम में हम इन तमाम हवालों से बात करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में लेकिन मैं आपको सुझाव देता हूं कि विषय नवाब साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और हमारी ख्वाहिश होगी कि आप जिस जमहूरियत की बात कर रहे हैं उस पूरी जमहूरियत से कोई एक सियासतदान भी आप अपने दिखाया करे। सारे रिटायर्ड जनरल्स, साबिक सफीर और रॉ के एजेंट्स को यहाँ पर ना रखा करें। नहीं, आप सियासतदानों को भी रखा करें ताकि पॉलिटिकल डिस्कशन भी आपसे हो सके। दीपक चुरसिया, वंस अगेन हैप्पी दिवाली। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ भारत से जुड़े सरहद पार से आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और नए इश्यूज पर बात होगी और हमारी कोशिश होगी कि भारत ये बात समझ पाए कि पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। इन दुश्मनों से ये दोनों ममालिक मिलकर भी निमट सकते हैं। दीपक चुरसिया, आपका, आपके तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया कि आपने भारत से हमें ज्वाइन किया। चलिए मोहम्मद अजीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरहद आर पार में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।